हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 44 जो कि आपकी विज्ञान की मतलब साइंस की वर्कशीट है और 10th क्लास के लिए है वो पढ़ रहे हैं। वर्कशीट कैसे शुरू करते हैं सबको पता है। सबसे पहले हम पेज जहाँ शुरू करते हैं वहाँ पर हमने डेट डाली। उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ बिल्कुल बीच में लिखते हैं वर्कशीट, जैसे आप लेसन नंबर लिखते थे वैसे ही वर्कशीट नंबर 44। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम या स्टूडेंट्स नेम। इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में आपके ऊपर है बेटा, नहीं तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स नेम, राइट। और उसके बाद लिखेंगे कक्षा अध्यापिका का नाम नीचे, मतलब क्लास टीचर। बस स्टूडेंट नेम, जैसे मेरा नाम हो गया मोनिका और मेरी क्लास टीचर है मान लो मिस दर्शना, मिस लगा देना आगे, मिस दर्शना। ठीक है, आपकी जो क्लास टीचर है उनका नाम लिखोगे, राइट। करें अब वर्कशीट शुरू, उसके बाद वर्कशीट करना शुरू कर देंगे। तो वर्कशीट कैसे करनी है वो देख लीजिए। अब आप वर्कशीट के अंदर है क्या, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम वर्कशीट शुरू कर चुके हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मतलब तत्व हमारे पास बहुत सारे हैं। हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि हमारे पास 118 तत्व हैं। अब इन 118 तत्वों को लाइन से याद करना, हर एक का नाम याद करना बहुत मुश्किल था, इसलिए अलग अलग वैज्ञानिक आए। सबसे पहले जो वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिश की कि मैं इन तत्वों को अलग अलग कर सकूं, तो उन्होंने धातु और अधातु को अलग किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत निकाला जिसे कहते हैं डॉबेराइनर का त्रिक। उन्होंने ट्राइड्स बनाए बेटा, 3-3 के सेट बनाए और इस ढंग से बनाए 3 तत्वों का सेट के बीच वाला जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर और नीचे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर था। ये था डॉबेराइनर का त्रिक। ठीक है, अब ये बनाया उन्होंने, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे आ गए तत्व जो इस जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये हो गया फेल। इसके बाद दूसरे आए और दूसरे वैज्ञानिक का नाम जो आए थे उनका नाम था न्यूलैंड्स, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं, 7 अलग अलग तत्व हैं, उन्हें मैं लाइन से लगा दूं तो जो 8वां तत्व आएगा वो पहले वाले तत्व के जैसे होगा। मतलब उन्होंने ऐसे करके कोई टेबल से बनाई थी और इसे उन्होंने सरगम के सुरों से भी इसको कंपेयर किया था। बात यह, उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था, यह हमें याद करना है। और पहले वाला जो तत्व था वो 8वें तत्व के जैसे गुणधर्म रखता था, ये दिया था न्यूलैंड्स ने। अब क्या हुआ, इसमें भी बहुत सारी खामियां थी। एक तो बहुत सारे नए तत्व खोजे जा रहे थे। उस टाइम 118 इकट्ठे नहीं खोजे गए बेटा, पहले कुछ तत्व थे, सोना मिल गया, चांदी मिल गई है ना, पानी मिल गया हमें, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिले। उसके बाद और चीज़ें खोजी जा रही थी। अब उन सबको इसमें रखना अष्टक में मुश्किल हो गया, तो आए और सारे वैज्ञानिक। उनमें से एक जो वैज्ञानिक था जिनका नाम है मेंडलीव, उनके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। मेंडलीव कौन थे ये देख लो अब आप। आवर्त सारणी के जन्मदाता, इनको बोलते हैं आवर्त सारणी के जन्मदाता। इससे पहले किसी ने टेबल सारणी का नाम किसी ने नहीं दिया, इन्होंने टेबल का नाम दिया। औरों ने ये कहा था त्रिक था पहले वाले का, दूसरे का अष्टक था, इनका नाम था, मतलब इन्होंने जो दिया वो था सारणी। इसीलिए पहली आवर्त सारणी इन्होंने बनाई, इसीलिए इनको कहते हैं आवर्त सारणी के जन्मदाता। मेंडलीव का जन्म कहाँ हुआ था, ये 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के एक स्थान जिसका नाम है टोबोलस्क, उसमें हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को ही मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी पहली बार आई थी, मतलब ये रसायन में बेटा एक तरह से बहुत एक
एकमेव मतलब अकेला इकलौता सिद्धांत साबित हुआ था। इससे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेरणा मिली थी। अब इनकी क्या थी वो आवर्त सारणी, वो देखो। इनकी आवर्त सारणी का नाम एक और रखा गया, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे कि तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। और आखिरकार किसको इसके अंदर बेटा विजय हासिल हुई, वो थे मेंडलीव। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायन द्मित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मतलब ये लाइन हमें याद रखनी है। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता देखी, उसके बाद उन्होंने अपने सारे तत्वों को, जितने उनको पता थे उस टाइम तक खोजे हुए थे, उन सारे तत्वों को रखा। मतलब परमाणु द्रव्यमान और समानता किसके साथ है? रासायनिक गुणधर्म के साथ। चले आगे, इतना समझ आ गया? तो देखो, मेंडलीव ने अपना कार्य, आज हमें 118 तत्व पता है। जब उन्होंने कार्य शुरू किया था तब हमें करीब आधे, मतलब 63 तत्वों के साथ ही उन्होंने अपना काम शुरू किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया। परमाणु द्रव्यमान का संबंध किससे? भौतिक गुण से भी और रासायनिक गुण से भी। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, किस किस के साथ? कोई भी तत्व है, मान लो एल्यूमिनियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाया? हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, मतलब जिस हिसाब से वो यौगिक बना रहे थे हर एक तत्व, उस पे ध्यान केंद्रित किया कि कैसे यौगिक बना रहे हैं। आखिर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबके साथ ज़्यादातर अभिक्रिया करते हैं। बहुत ही कम ऐसे तत्व हैं जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए इन्होंने किसको चुना? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। मतलब अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा मूलभूत गुणधर्म यूज किया था, तो वो आएगा हाइड्राइड कैसे बना रहे हैं तत्व और ऑक्साइड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या बन रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने पूरी टेबल बना दी थी बेटा। ठीक है, जैसे मैं समझा देती हूँ। मान लो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास दो तत्व हैं, एक है कार्बन, और उस तत्व को, एक तत्व हमारे पास कार्बन है, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के देखना है कि वो ऑक्साइड कैसे बनाती है। अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, उसके पास आने चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी ऐसे लगा के दिखा सकती हूँ, मैंने 2 यहाँ दिखा दिए। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? मतलब बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके? 8 नंबर पे आता है, बाह्य कक्ष में रह गए 6। तो ऑक्सीजन को मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से जुड़ेगा तो क्या बना? अभी तो इसके पूरे हुए ही नहीं 8। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पूरे 8 हुए ही नहीं। तो ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ गया। कहने का तात्पर्य है, इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? तत्व जिसको हम खोज रहे थे वो क्या था हमारे पास? तत्व जिसको हम खोज रहे थे वो क्या था हमारे पास? R। कोई भी तत्व हो सकता था, और वो बन रहा है
RO2। इतना गई बात समझ। R कौन है? C की जगह कोई और तत्व हो सकता था जिसका बाहर के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 4, जैसे कि सिलिकॉन ले सकते थे क्या, और जैसे ऑक्सीजन का O2 आ गया। ठीक है, अभी और समझ जाओगे। कार्बन हमने RO2 समझ आया ये वाली बात। चलो अभी और समझना। मैं ये बताना चाह रही थी कि तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। जैसे जैसे उन्होंने व्यवस्थित करना शुरू किया, उनको लाइन में रखना शुरू किया, किस हिसाब से? उनके गुणधर्म के हिसाब से। गुणधर्म किसके देखकर देखा उन्होंने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद। तो उन्होंने देखा वो अपने आप भी व्यवस्थित हुए जा रहे हैं। मैं रख रहा हूँ तो अपने आप आ रहे हैं। और कहाँ पर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में आ रही हैं। उन्होंने यह भी देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं। जैसे अष्टक का सिद्धांत था उसमें था ना, एक के बाद एक, जैसे दोबारा कब आएंगे? 8वें नंबर पे आएगा, वैसे ही गुणधर्म वाला। ऐसे इन्होंने भी देखा कि रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म जिनके समान है वो कुछ अंतराल के बाद फिर से अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपनी सारणी बनाई और उसका सिद्धांत है, इसको याद करना हमें अच्छे से। उनका सिद्धांत रहा तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, या उनकी सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा गया, बढ़ते क्रम में रखा गया। ये भी लिख सकते हो, आवर्ती फलन लिखा हुआ है, इनको लिख सकते हो आप ऐसा भी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ को कहते हैं ग्रुप, समूह। देखो दिखाई दे रहा है आपको, डार्क ग्रीन कलर से लिखा हुआ है समूह। इनकी आवर्त सारणी देख रहे हैं हम? हाँ जी बिल्कुल, डार्क ग्रीन कलर से समूह लिखा है। समूह कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ गए समूह। ठीक है, ये थे समूह। और आवर्त किसे कहते हैं? इनको कहते हैं क्षैतिज पंक्तियों को। ये क्षैतिज पंक्तियां जो है ये है आवर्त। तो कितने आवर्त हैं यहाँ पर देखो, ये क्षैतिज पंक्तियां मतलब ये है आवर्त 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है आपके पास आवर्त। जबकि ऊपर से नीचे आ रहे थे कौन? ये थे आपके पास समूह। ठीक, और क्या दे रखा है देखें जरा, पीरियोडिक टेबल इनकी जो इन्होंने दी थी मेंडलीफ ने, उनकी पीरियोडिक टेबल देखते हैं। रेडी? क्लियर है? हाँ देखो अब क्लियर हो गया आप सबको। तो ये ऑक्साइड है यहाँ पर, पहला R2O, मतलब इस पहले वाले समूह में जो भी रखा हुआ है ग्रुप में, उसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे H का बनेगा, 2H लगाओगे तब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और H2O। ऐसे ही लिथियम के साथ भी लिथियम 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन बनेगा, सोडियम 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाओगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए आप, दूसरे का देखिए जरा, दूसरे में RO बनना चाहिए, मतलब BE अकेला फिर ऑक्साइड, Mg अकेला और ऑक्सीजन, ऐसे ही कैल्शियम अकेला और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्योंकि सारे किस में आ रहे हैं? दूसरे ग्रुप में। और ये किस कारण से हुआ है? ये मैंने आपको बताया था, इनकी बाहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का 2 एक आता है, तीसरे का 2 8 एक आता है, सबके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होता है, इसीलिए ये R2O बनाता है। ठीक है, ऐसे ही आप सबका चेक कर लोगे। RO का चेक कर लिया, R2O3 का चेक कर लिया, RO2 का चेक कर लिया। ठीक है, ये सब आपने देख लेना है। ये पीरियोडिक टेबल आपको बुक्स में मिल जाएगी। किसकी दी है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। आ जाए जरा। पहला क्वेश्चन इसी पीरियोडिक टेबल पे आधारित है, इन्हें करिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। अच्छा, अब हमें मेंडलीव की आवर्त सारणी देखनी पड़ेगी। नहीं है किसी के पास, नहीं देखी, अब क्या करें हम इसके लिए? तो हम बच्चों इसका या तो हमें नंबर याद हो, वो भी नहीं याद, तब कैसे होगा? तब तो हमें देखनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरीन पोटेशियम कार्बन और एल्यूमिनियम, पहले इनका देख लेते हैं। पोटेशियम, देखो जरा पोटेशियम कहाँ पर है? के, ये रहा पोटेशियम। कार्बन कहाँ पर होगा? 6 नंबर पे आ रहा होगा, ये रहा 4 नंबर पे। और दूसरा क्या था? पोटेशियम कार्बन, और पहले पोटेशियम और कार्बन का देखो, इसका फॉर्मूला बनना चाहिए R2O। तो क्या बन गया? पोटेशियम अकेला, उसके नीचे 2 और O। वैसे ही कार्बन किस में आ रहा है? RO2 में, तो CO2। उसके बाद सिलिकॉन आ रहा था। सिलिकॉन कहाँ है? देखिए, सिलिकॉन भी मिल गया। ये तो कार्बन के नीचे ही है ना सिलिकॉन, आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो इसका भी क्या बन गया? SiO2, राइट, SiO2। अगला देखते हैं हम। अगला है Ba, बेरिलियम। तो Ba कहाँ आ रहा है? दिख गया आपको? ये रहा Ba। तो हमारे पास आ गया BaO। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऑक्साइड लिखोगे कैसे? ऐसे, जैसे कार्बन का ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आप लिखते। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था? उन्होंने अपना नियम का आधार क्या बनाया था बेटा? उन्होंने आधार बनाया था परमाणु द्रव्यमान को, उन्होंने आधार बनाया था। उन्होंने ये कहा था, यहाँ आपको आधार मिल गया, ये लाइन, यहीं से आपको ये लाइन लिखनी है। परमाणु द्रव्यमान, उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? क्या अपनाया था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मैं ऑक्सीजन और बनने वाले तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म माना। ये उन्होंने क्या किया था? मापदंड अपनाया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था, सिद्धांत अगर पूछते हैं तो ये वाला आ जाएगा कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने सिद्धांत माना था। ठीक है, लेकिन वैसे किसके ऊपर वो गए थे? कौन सा मापदंड रखा था? हाइड्रोजन और हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। ये लिखोगे लाइन आप। ठीक है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र। चलिए वाक्य को पूरा करते हैं। अच्छा, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया?
क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सक्रिय होते हैं, वो सभी अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। क्योंकि ये अत्यंत, इसका क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रुप। पहले में आ जाएगा ग्रुप, दूसरे में क्या लिखोगे बेटा? दूसरे में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त। बस यही दो चीज़ें लिखकर आपकी वर्कशीट हो गई पूरी। वर्कशीट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगला जो आएगा बेटा आपका, जब चैप्टर पूरा हो जाता है तब एक समराइज वाली आ जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वर्कशीट, और वो वर्कशीट इन्हीं में से ही आती है जितनी वर्कशीट पहले जा चुकी होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी बच्चों अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर भी नहीं आता एक बार और देख के समझने की कोशिश करो, नहीं तो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके आंसर दे सकूँ। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही बस।